क्या एक पुलिस वाले पर जो किसी मामले की जांच कर रहा है उस पर एक आम नागरिक की तरह तुरंत एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, या फिर वर्दी पहनने और सिस्टम का हिस्सा होने के नाते उन्हें कोई विशेष कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए? ये मामला सिर्फ एक रूटीन अदालती आदेश नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक बहुत ही गहरी पड़ताल है कि जब नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक शक्तियों के बीच टकराव होता है तो कानून उस तराजू को कैसे संतुलित करता है। खासकर तब जब हम नए कानूनों की बात कर रहे हों, है ना? एकदम सही। विशेष रूप से नए कानून, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNSS 2023 कहते हैं, उसके प्रावधानों को लागू करने की बात आती है। हम आज इस चर्चा में बदले की भावना से की गई कानूनी कार्रवाई, जिसे कानूनी भाषा में रिटेलिएटरी प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उसको समझेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि न्यायपालिका द्वारा अपना न्यायिक विवेक यानी जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करने की क्या बारीकियां हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 20 अगस्त 2025 से। ठीक है। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर नंबर 500/2025। इसे दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम है संजय कुमार। अच्छा। और ये एफआईआर किसके खिलाफ थी? ये टेकचंद नाम के एक शख्स के खिलाफ दर्ज होती है, जो कि इस मौजूदा कानूनी लड़ाई में हमारे रिस्पोंडेंट हैं। संजय कुमार ने टेकचंद पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और SC/ST एक्ट के तहत बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। ओह, SC/ST एक्ट, मतलब मामला काफी संगीन था। बिल्कुल। अब जब ऐसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होता है ना, तो पुलिस के लिए तुरंत और बहुत ही सघन जांच करना अनिवार्य हो जाता है। हाँ, वो तो है। पुलिस ने अपना काम किया, उन्होंने जांच शुरू की, गवाहों के बयान लिए, सबूत जुटाए और अंततः 21 अक्टूबर 2025 को सक्षम अदालत में टेकचंद और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस की नजर में टेकचंद के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे। मतलब जांच अधिकारियों ने यह मान लिया था कि कोई ना कोई अपराध तो हुआ है जिसके लिए अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। हाँ, पुलिस का तो यही निष्कर्ष था। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेकचंद केवल चुपचाप बैठकर पुलिस की इस कार्रवाई को देखने वालों में से नहीं थे। चार्जशीट फाइल होना तो बस एक शुरुआत थी ना, असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टेकचंद ने पुलिस की इस कार्रवाई का जवाब कानूनी रूप से देने की कोशिश की, लेकिन बचाव के रूप में नहीं, बल्कि बहुत ही आक्रामक तरीके से। अच्छा, उन्होंने क्या किया? देखिए, जब उनके खिलाफ पहले मामले की जांच चल ही रही थी ना, उसी दौरान टेकचंद ने एक पलटा दांव चला। उन्होंने 25 सितंबर 2025 को उसी अनूपगढ़ पुलिस स्टेशन में अपनी तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज करवा दी। अरे हाँ, एफआईआर नंबर 587/2025। और इस बार उन्होंने संजय कुमार और अन्य लोगों को आरोपी बनाया और उन पर BNS की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगा दिए, जिसमें धारा 307 यानी हत्या के प्रयास जैसे बड़े आरोप भी शामिल थे। ये तो क्रिमिनल मामलों में एक बहुत ही जानी मानी रणनीति लगती है। मतलब तुमने मुझ पर केस किया तो मैं भी तुम पर केस करूंगी। बिल्कुल, इसे ही क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले पर दबाव बनाया जा सके और फिर बाद में कोर्ट के बाहर कोई समझौता हो जाए, जैसे कि तुम अपना केस वापस लो, मैं अपना केस वापस लूंगा। एकदम सही। ये कानूनी लड़ाइयों में बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन इस मामले में कहानी थोड़ी अलग हो गई। वो कैसे? पुलिस ने जब टेकचंद की इस नई एफआईआर की जांच की तो उन्हें जमीनी स्तर पर कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, कोई सबूत नहीं था? जी, जांच अधिकारी ने गहराई से तथ्यों को परखा और 25 नवंबर 2025 को इस मामले में एक नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट लगा दी। और इस रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा वो टिप्पणी थी जो जांच अधिकारी ने लिखी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि टेकचंद द्वारा दर्ज कराई गई है एफआईआर किसी वास्तविक अपराध पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक ऑब्लिक मोटिव या कह लें कि दुर्भावना से प्रेरित है। तो मतलब वो सिर्फ एक जवाबी हमला था? हाँ, पुलिस ने साफ कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य पहली वाली एफआईआर के जवाब में सामने वाले पर दबाव बनाना था। तो पुलिस ने आधिकारिक रूप से टेकचंद की शिकायत को झूठा और बदले की भावना से प्रेरित करार दे दिया। जाहिर है, जब आप किसी पर हत्या के प्रयास का फर्जी मुकदमा ठोकने की कोशिश करें और पुलिस आपका पर्दाफाश कर दे तो बौखलाहट तो होगी। बिल्कुल होगी। टेकचंद की ये रणनीति तो पूरी तरह से विफल हो गई। तो जब ये दांव उल्टा पड़ गया तो फिर उन्होंने क्या किया? और यहीं से देखिए, ये मामला एक आम आपराधिक विवाद से उठकर एक बहुत बड़ी कानूनी बहस में बदल जाता है।
टेकचंद ने अब अपना निशाना संजय कुमार से हटा लिया। तो फिर निशाना किस पे लगाया? उन्होंने सीधे उन पुलिस अधिकारियों पर ही निशाना साध लिया जो इस मामले की जांच कर रहे थे। बाप रे। हाँ, पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट से नाराज होकर उन्होंने 1 नवंबर 2025 को बीएनएसएस की धारा 175 उपधारा 3 के तहत स्पेशल जज के सामने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी। और इस शिकायत में उन्होंने अनूपगढ़ के तत्कालीन डीएसपी प्रशांत कौशिक, एएसआई मनोहर सिंह, सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह और यहां तक कि पुलिस गाड़ी के ड्राइवर किशन सिंह को भी आरोपी बना दिया। ड्राइवर को भी? जी हां, और आरोप ये था कि इन सभी ने उनके साथ गाली गलौज की, मारपीट की और SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया। और ये स्थिति कानून की नजर में बहुत ही नाजुक होती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति पर पहले से एक आपराधिक मामला चल रहा हो, उसकी खुद की जवाबी शिकायत झूठी पाई गई हो, हाँ। और फिर वो अचानक पूरी जांच टीम पर ही दुर्व्यवहार का आरोप लगा दे, तो ये अदालतों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। समझ रही हूँ। ऐसे आरोप अक्सर जांच को भटकाने के लिए, अधिकारियों का मनोबल तोड़ने या उन पर बस दबाव बनाने के लिए लगाए जाते हैं। और यहीं पर हमारे नए कानून की असली भूमिका शुरू होती है। अगर हम पुराने कानूनों के इतिहास पर नजर डालें तो पुलिस अधिकारियों को अक्सर ऐसी बदले की भावना वाली झूठी शिकायतों का सामना करना पड़ता था। हाँ, लोग अपनी रंजिश निकालने के लिए अधिकारियों पर SC/ST एक्ट या पुलिस ब्रुटैलिटी के आरोप लगा देते थे। बिल्कुल, जिससे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस तरह के हथकंडों और फर्जी मुकदमों से सरकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए नए कानून यानी BNSS 2023 में क्या बदलाव किए गए हैं? ये सुरक्षा काम कैसे करती है? यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि BNSS 2023 ने इस व्यवस्था में एक बहुत ही मजबूत प्रोटेक्टिव सीव यानी एक सुरक्षा छलनी जोड़ दी है। सुरक्षा छलनी? हाँ, हम बात कर रहे हैं BNSS की धारा 223 की और विशेष रूप से इसकी उपधारा 2 की। ये धारा बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी सरकारी कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ संज्ञान नहीं ले सकता, जिसे हम अंग्रेजी में कॉग्निजेंस कहते हैं। हाँ। अगर वो मामला उस अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन मतलब डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान हुआ है। संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को 2 अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। अच्छा, वो 2 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, उस अधिकारी को अपना पक्ष रखने और स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अवसर देना होगा, और दूसरी, उस अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी सुपीरियर ऑफिसर्स से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों की एक रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। एक सेकंड, मैं इस संज्ञान या कॉग्निजेंस शब्द पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। आम बोलचाल में हम अक्सर कहते हैं कि कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन कानूनी भाषा में इसका असल मतलब क्या है? क्या ये FIR दर्ज होने जैसा ही कुछ है? ये बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए, संज्ञान और FIR दर्ज होना ये कानूनी प्रक्रिया के तो बिल्कुल अलग अलग पड़ाव हैं। अच्छा। FIR दर्ज होना महज जांच की शुरुआत है, पुलिस तथ्य जुटाती है, लेकिन संज्ञान लेना तब होता है जब मजिस्ट्रेट या जज अपना न्यायिक दिमाग या जुडिशियल माइंड लगाता है और ये तय करता है कि हाँ, इस मामले में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और अब अदालत इस पर विचार करेगी। तो धारा 223 उपधारा 2 ये कह रही है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मामले को अदालत में विचार के लिए स्वीकार करने से पहले आपको उस अधिकारी का और उसके विभाग का पक्ष सुनना होगा। ये एक फिल्टर की तरह है ताकि सिस्टम का इस्तेमाल निजी स्वार्थ के लिए ना हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, अगर हम हर पुलिस वाले को ये कानूनी कवच दे देंगे, तो क्या एक आम इंसान के लिए किसी भ्रष्ट, बेईमान या वाकई में क्रूर अधिकारी के खिलाफ शिकायत करना लगभग नामुमकिन नहीं हो जाएगा? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मतलब सोचिए, अगर कोई पुलिस वाला सच में लॉकअप में किसी को पीट रहा है, तो क्या पीड़ित को पहले इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा जहां उसी अधिकारी का बॉस रिपोर्ट देगा? क्या ये कानून अप्रत्यक्ष रूप से सिस्टम को ही सिस्टम का बचाव करने की आजादी नहीं दे रहा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है और आपको बता दूं कि कानून बनाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है। ये जो सुरक्षा छलनी है ना, ये कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे पार न किया जा सके। ये सिर्फ एक चेक पोस्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये सुरक्षा सिर्फ तब मिलती है जब काम आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा हो। अच्छा, ऑफिशियल ड्यूटी। हाँ, अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है या अपनी ड्यूटी से बाहर जाकर कोई निजी अपराध करता है तो उसे ये सुरक्षा बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन जब एक अधिकारी, मान लीजिए, एक दंगे को नियंत्रित कर रहा है या किसी अपराधी से पूछताछ कर रहा है
और उस दौरान उस पर बल प्रयोग के आरोप लगते हैं, तो ये तय करना मुश्किल होता है कि वो ड्यूटी कर रहा था या उसने अपराध किया। हाँ, लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। इसीलिए अदालत को ये प्रारंभिक जांच करने का अधिकार दिया गया है, ताकि ये परखा जा सके कि शिकायत असली है या सिर्फ दबाव बनाने की एक चाल है। देखिए, अगर ये चेकपोस्ट ना होना तो पुलिस वाले हमेशा मुकदमों के डर में जिएंगे और कभी कोई निष्पक्ष या सख्त जांच कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं इसका तर्क समझ रही हूँ। तो अब वापस हमारे उस श्री गंगानगर वाले मामले पर आते हैं। अगर कानून इतना स्पष्ट है कि बीएनएसएस की धारा 223 के तहत पुलिस वालों को सुना जाना चाहिए और उनकी सीनियर से रिपोर्ट आनी चाहिए, तो फिर निचली अदालत ने क्या किया? ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा ही क्यों? यहीं पर हम कानूनी प्रक्रिया के उस लूप होल या कह लें कि भ्रम वाले हिस्से में प्रवेश करते हैं। श्री गंगानगर के स्पेशल जज ने टेक चंद की शिकायत मिलने पर 21 नवंबर 2025 को एक आदेश पारित कर दिया। उन्होंने सीधे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को निर्देश दिया कि वे उन चारों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और जांच शुरू करें। अरे जी, उन्होंने धारा 223 की उन दोनों शर्तों का बिल्कुल पालन नहीं किया। न तो पुलिस वालों को सुना और न ही उनके सीनियर से कोई रिपोर्ट मांगी। मैं उस स्पेशल जज के नजरिए को समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोई भी जज इतने स्पष्ट कानून को पूरी तरह से नजरअंदाज क्यों करेगा? मतलब क्या उन्हें नए बीएनएसएस कानून की जानकारी नहीं थी या इसके पीछे कोई बहुत ही तकनीकी कारण था? देखिए, ये कोई अज्ञानता नहीं थी, बल्कि ये कानून की एक बहुत ही सख्त और तकनीकी व्याख्या, टेक्निकल इंटरप्रिटेशन थी। तकनीकी व्याख्या कैसे? याद है, अभी हमने संज्ञान यानी कॉग्निजेंस की बात की थी। हाँ। धारा 223 ये कहती है कि संज्ञान लेते समय अधिकारी को सुरक्षा मिलेगी। अब जब कोई मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की धारा 175 उपधारा 3, जो कि पुराने सीआरपीसी की धारा 156 उपधारा 3 के बराबर है, उसके तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है ना, तो तकनीकी रूप से वो उस समय संज्ञान नहीं ले रहा होता, वो केवल पुलिस को जांच करने का आदेश दे रहा होता है। इसे प्री कॉग्निजेंट स्टेज कहते हैं। अच्छा, तो निचली अदालत के जज में शायद यही सोचा होगा कि चूंकि मैं अभी संज्ञान ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे रहा हूं, इसलिए मुझे धारा 223 के नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच है। मतलब मजिस्ट्रेट ने कानून के शब्दों को तो बहुत मजबूती से पकड़ा, लेकिन शायद उसकी जो असली भावना थी उसे छोड़ दिया। बिल्कुल। जज ने सोचा कि ये प्री कॉग्निजेंट स्टेज है, इसलिए सुरक्षा कवच अभी लागू ही नहीं होता। तो जब ये आदेश हाईकोर्ट में जस्टिस फरजंद अली की बेंच के सामने पहुंचा, तो उन्होंने इस तकनीकी व्याख्या को कैसे देखा? हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया और 21 नवंबर 2025 के उस निचली अदालत के आदेश को तुरंत खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया। जस्टिस फरजंद अली ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट किया कि यह सही है कि एफआईआर का आदेश देना संज्ञान लेने की स्टेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मजिस्ट्रेट आंखें बंद करके बिना सोचे समझे एफआईआर का आदेश दे दे। तो क्या हम कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ने एक तरह से पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया? पोस्ट ऑफिस? मेरा मतलब है, शिकायतकर्ता ने शिकायत की चिट्ठी डाली और जज ने बिना उसे पढ़े या परखे उस पर मोहर लगाकर उसे सीधे पुलिस स्टेशन भेज दिया। एकदम सटीक उपमा दिया आपने। हाईकोर्ट ने इसी पोस्ट ऑफिस वाले रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को हर हाल में अपना न्यायिक विवेक, अपना जुडिशियल माइंड लगाना ही होगा। देखिए, जब शिकायत के तथ्य खुद चीख चीख कर बता रहे हों कि ये मामला क्रॉस एफआईआर्स, पुरानी रंजिश और पुलिस की एक नेगेटिव रिपोर्ट से जुड़ा है, तो जज ऐसे यांत्रिक या कह लें मैकेनिकल तरीके से आदेश पारित नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि एफआईआर का आदेश देना कोई रूटीन या कैजुअल काम नहीं है। जज को उस शिकायत की पूरी पृष्ठभूमि, पुराने केसों की हिस्ट्री और पुलिस द्वारा जो नेगेटिव रिपोर्ट लगाई गई थी, उन सबको ध्यान में रखना चाहिए था। यानी आप संज्ञान ले रहे हो या न ले रहे हो, अगर मामला किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ है तो आपको अंधाधुंध तरीके से काम नहीं करना है, आपको तथ्यों को तौलना है। बिल्कुल। तो हाईकोर्ट ने अंत में इसका क्या समाधान निकाला? क्या उन्होंने उन पुलिस अधिकारियों को इस मामले से पूरी तरह आजाद कर दिया या कोई और रास्ता निकाला? नहीं, हाईकोर्ट का काम न्याय करना है, किसी एक पक्ष का आंख मूंद कर बचाव करना नहीं। हाँ। इसलिए हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कोई क्लीन चिट नहीं दी, बल्कि मामले को वापस उसी निचली अदालत में भेज दिया। कानूनी भाषा में हम इसे रिमांड बैक कहते हैं। अच्छा, रिमांड बैक कर दिया। जी,
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि निचली अदालत इस मामले को फिर से देखे, लेकिन इस बार कानून की भावना और सही प्रक्रिया के अनुसार। अदालत को पहले एक प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। उन पुलिस अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। उनके वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए, जो धारा 223 की शर्तें हैं। बिल्कुल। और उन सभी तथ्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद ही एक रीजन्ड ऑर्डर यानी कारण सहित आदेश पारित किया जाना चाहिए। ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा नजीर है। मतलब इस एक फैसले ने शिकायतकर्ता के न्याय मांगने के अधिकार को भी जिंदा रखा और पुलिस अधिकारियों के उस अधिकार को भी सुरक्षित किया कि उन्हें बिना किसी ठोस आधार के आपराधिक मामलों में न घसीटा जाए। एकदम सही। अगर हम इसे एक थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये सिर्फ टेकचंद और उन 4 पुलिस वालों की कहानी नहीं रह जाती। ये हमारे पूरे प्रशासन और न्याय व्यवस्था के काम करने के तरीके की रूपरेखा है। अगर कानून के रक्षक ही हर समय फर्जी मुकदमों के डर में जिएंगे तो कोई भी अधिकारी कभी भी निडर होकर कोई सख्त फैसला नहीं ले पाएगा। हमारा सिस्टम ही पंगु हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रशासन को निडर होना चाहिए, लेकिन निरंकुश नहीं। बिल्कुल निरंकुश नहीं होना चाहिए। जब शिकायत वाकई में सही हो, जहां पुलिस ने सच में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, वहां उन्हें जवाबदेह ठहराना भी उतना ही जरूरी है। और न्यायपालिका की यही तो असली भूमिका है, इन दोनों सिरों के बीच एक सही संतुलन बनाना। हाईकोर्ट ने इस फैसले से यही संदेश दिया है कि मजिस्ट्रेट्स को इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक मजबूत पहरेदार की तरह काम करना चाहिए, न कि सिर्फ कागज आगे बढ़ाने वाले क्लर्क की तरह। उन्हें अपना जुडिशियल माइंड हर स्तर पर लगाना ही होगा। ये पूरी चर्चा हमें सच में ये सोचने पर मजबूर करती है कि कानून की किताबें कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, जमीन पर उनका लागू होना अंततः इंसानी नीयत और न्यायपालिका की सतर्कता पर ही निर्भर करता है। 100%। आज हमने देखा कि कैसे अदालतें ये सुनिश्चित करती हैं कि व्यवस्था का दुरुपयोग न हो।